हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल संकल्प क्लासेस में। हमने आईएएस के लिए क्रैश कोर्सेज शुरू किए हैं और हमने फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14 पढ़ लिया है पूरा। आज हम देखेंगे आर्टिकल 15 के कुछ पार्ट्स कुछ सब क्लॉज हम पढ़ चुके हैं आर्टिकल 15 में। आज हमें पढ़ना है 15(1), 15(2) और 15(3). 15(1), 15(2) इसमें 5 सब क्लॉज हैं 15 में, 15(4) और 15(5). तो हम ये 15(1), 15(2) और 15(3) कल हमने पढ़ लिए थे। अब हमें आज 15(4) और 15(5) पढ़ना है, साथ में नोट करते जाइएगा। तो 15(4) बताया गया है पहले संविधान संशोधन से 1991 में। इसमें क्या लिखा है नोट करते जाइए आप साथ में। में लिखा हुआ है कि राज्य अपने शिक्षा संस्थानों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण दे सकता है। तो लिख लीजिए, राज्य शिक्षा संस्थानों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण दे सकता है या पिछड़े वर्गों के लिए स्थान संरक्षित कर सकता है। अब है 15(5). ये भी इसी से ही संबंधित है 15(5). इसमें भी आरक्षण की ही बात हुई है, लेकिन कौन से संस्थानों में? माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में, यानी अल्पसंख्यकों के जो संस्थान होंगे, शिक्षण संस्थान, उनमें आरक्षण दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। ये 15(5) में लिखा हुआ है। तो 15(5) आया कब है? 93 संविधान संशोधन 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2005 से लाया गया है। इसमें लिख लेंगे कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में आरक्षण की बात की गई है। इसमें अब यहाँ पे हमें कुछ केसेस पढ़ने होंगे, जैसे कि क्या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में आरक्षण दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। इससे रिलेटेड कुछ केस हुए हैं, तो नोट कर लेना। सबसे पहले केस आया था, एक मोहिनी जैन का मामला आया था 1992 में, 1992 में आया मोहिनी जैन का मामला। जब ये केस आया तो इसमें इसमें कहा गया कि शिक्षा प्राप्त करना मौलिक अधिकार होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक गरिमापूर्ण जीवन के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए कि इसमें क्या फैसला दिया गया कि शिक्षा प्राप्त करना एक मौलिक अधिकार होना चाहिए। शिक्षा प्राप्त करना मौलिक अधिकार होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये गरिमापूर्ण जीवन के लिए आवश्यक है, डिग्निफाइड लाइफ के लिए शिक्षा आवश्यक है। लेकिन अगर हम देखें कि अगर शिक्षा प्राप्त करना मौलिक अधिकार बना दिया जाएगा, लेकिन हमारे राज्य के पास इतने संसाधन अगर नहीं है, तो क्या हर नागरिक को शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकती है? नहीं कराई जा सकती है। तो इसी में फिर आगे जाके एक और मामला आया 1993 में, उन्नी कृष्णन का मामला, उन्नी कृष्णन केस। इसमें कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना मौलिक अधिकार होना चाहिए। नोट कर लो इसको, 1992 में मोहिनी जैन का मामला, इसमें
कहा गया कि शिक्षा प्राप्त करना मौलिक अधिकार होना चाहिए। फिर उन्नी कृष्णन का मामला आया, इसमें कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना मौलिक अधिकार बना दिया जाए, प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया जाना चाहिए। फिर से अगर हम समझें कि जैसे हमने पढ़ा था अपनी पिछली क्लास में, हमने क्या बताया था, मौलिक अधिकार क्या है, जो राज्य ने व्यक्तियों को गारंटी दी है, राज्य ने व्यक्ति को जिस चीज़ की गारंटी दी है वो क्या है, मौलिक अधिकार है। इसका मतलब क्या है कि राज्य व्यक्ति के पक्ष में क्या करेगा। अगर हमने मोहिनी जैन के मामले में ये व्याख्या दी गई कि शिक्षा मौलिक अधिकार होना चाहिए, इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को शिक्षा मिलनी चाहिए, है ना, शिक्षा प्राप्त करना हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन अगर हम देखें हमारे राज्य के पास संसाधन कम है, रिसोर्सेज कम है, रिसोर्स मतलब जैसे हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं हो कि सभी लोग शिक्षा प्राप्त कर पाएँ, टीचर्स उतने नहीं हो कि सभी लोग शिक्षा प्राप्त कर पाएँ, तो फिर इसको बाद में फिर दूसरा मामला आया 1993 में, उन्नी कृष्णन का मामला। इसमें कहा गया केवल प्राथमिक शिक्षा की बात हुई। इसमें प्राथमिक शिक्षा जैसे कक्षा 6वीं तक की जो शिक्षा है उसको प्राथमिक शिक्षा बोला गया है, तो प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करना एक मौलिक अधिकार होना चाहिए। अगर हम बात करें शिक्षा जो है, जब हम आर्टिकल 21 पढ़ेंगे तब एक शब्द हम पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, दैहिक जीवन, दैहिक अधिकार जो है, जीवन जीने की स्वतंत्रता जो है, यानी राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, उसको हमने और बड़ा किया जब आर्टिकल 21 को, तो हमने उसमें वो सब चीज़ें डाल दी जो एक अच्छे जीवन के लिए आवश्यक हैं। तो शिक्षा को भी हमने उसी में डाल दिया है मौलिक अधिकार के तहत, ठीक है। जब आर्टिकल 21 पढ़ेंगे तब पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, अच्छी स्वच्छ वायु में सांस लेने का अधिकार, नींद का अधिकार, अभी उसमें एक जोड़ा गया है राइट टू प्राइवेसी भी जोड़ा गया है, ठीक है। आगे बढ़े, इसके नोट कर लो, इसको साफ कर दे। कर दे सब। अब जब प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने की बात हुई तब फिर हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आए, 86वां संविधान संशोधन 2002 में। इसमें क्या किया गया, इसमें बात की गई कि प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया जाना चाहिए। जो अभी हमने पढ़े, ये क्या पढ़े, हमने केस पढ़े थे, अभी जो 2 पढ़े थे वो केस थे, बात जिनको बोलते हैं हिंदी में, उसमें क्या कोर्ट ने व्याख्या दी है, ठीक है। ये क्या है, ये फिर हमने संविधान में संशोधन कर दिया 2002 में कि शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बना देना चाहिए। लेकिन इसमें ही साथ में हमने ये भी लिखा कि जब तक इसके बारे में कोई सूचना नहीं जारी की जाएगी, अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी, तब तक ये मौलिक अधिकार नहीं माना जाएगा। तो फिर हम क्या लेके आए इसकी अधिसूचना के रूप में, राइट टू एजुकेशन एक्ट, RTE, राइट टू एजुकेशन। नोट कर लीजिए इसको, राइट टू एजुकेशन हम लेके आए हैं 2009 में। इसके क्या है, राइट टू एजुकेशन में कक्षा 6वीं तक की सभी को शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। जैसे अगर आपको पता हो कि जो भी कॉलेजेस होते हैं, स्कूल होते हैं, उसमें एक RTE के तहत कुछ सीटें उसमें रिजर्व रखी जाती हैं, जैसे कि जो गरीब बच्चे हैं वो उसमें अपना एडमिशन ले सकते हैं, है ना, सुना होगा ये राइट टू एजुकेशन के तहत, इसको नोट कर लो। ठीक है, अब है कि क्या जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, अब हमें क्या पढ़ना है, जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है वो आरक्षण दे सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, क्या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में आरक्षण लागू हो सकता है।
ये 15(4) से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं, इसको 15(4) से रिलेटेड है, ये लिख लेना यहाँ पे। आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखो इंस्टीट्यूशन तो समझते हैं ना, कोई भी संस्था है, ठीक है। ये हम किन संस्थाओं की बात कर रहे हैं, जो शिक्षा से संबंधित है, शैक्षणिक संस्थाएं जो है, ठीक है। तो कौन सी संस्थाएं जो एजुकेशन से रिलेटेड है, शैक्षणिक संस्थाएं जो हैं इनकी हम बात कर रहे हैं। ये इन जो संस्थान है इनकी दो तरीके से स्थापना हो सकती है, या तो कोई बहुसंख्यक या तो कोई अल्पसंख्यक संस्थान होंगे, यानी किसी अल्पसंख्यक के समूह द्वारा इनको स्थापित किया गया हो, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो सकती है, या फिर अदर मतलब अन्य कोई। अच्छा, माइनॉरिटी का मतलब क्या है, पहले तो हम ये समझें माइनॉरिटी का क्या मतलब है। कोई बताएगा माइनॉरिटी का मतलब क्या है? हिंदी में तो पता है ना, माइनॉरिटी मतलब होता है अल्पसंख्यक, है ना। तो अल्पसंख्यक किसको बोला जाएगा? अल्पसंख्यक कौन होते हैं? अगर हम इसका हिंदी में अर्थ देखें, अल्प यानी कम, संख्या मतलब संख्या, जिनकी संख्या कम है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों में इस बात को बोला है कि जिनकी संख्या 50% से कम होगी उनको हम क्या मानेंगे, अल्पसंख्यक मानेंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो यदि किसी अल्पसंख्यक समुदाय ने किसी शिक्षा संस्थान की स्थापना की हो, और दूसरे कौन है, अदर्स मतलब जो बहुसंख्यक आ जाते हैं। अब बात हमें क्या करनी है कि इन संस्थाओं में आरक्षण लागू हो सकता है क्या, ठीक है। अब अगर हम देखें जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो हो सकते हैं जिनको सरकार फंड देती हो, फंडेड बाय गवर्नमेंट, और एक हो सकते हैं जो निजी खर्चे पर चलते हो, यानी नॉन फंडेड, ठीक है। जिनको हम जैसे सरकारी स्कूल हैं तो ये क्या है, फंडेड बाय गवर्नमेंट है, सरकार द्वारा संचालित हैं। और जो दूसरे होते हैं प्राइवेट स्कूल हैं जो किसी ट्रस्ट द्वारा बनाए गए हैं, तो वो क्या हुए, जो सरकार से फंड नहीं लेते, वो क्या हो गए, नॉन फंडेड हो गए, ठीक है ना। तो ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं, कौन कौन से, फंडेड बाय गवर्नमेंट और दूसरे हो सकते हैं नॉन फंडेड। ऐसे ही ये भी हो सकते हैं जो अन्य संस्थान है, ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक हो सकते हैं फंडेड बाय गवर्नमेंट यानी फंडेड, और एक हो सकते हैं नॉन फंडेड। अब ध्यान देना, थोड़ा समझना है इस बात को कि जो सरकार के द्वारा जो फंडेड है, जिनमें सरकार के द्वारा फंड दिया जा रहा है, यानी कि सरकार का इनमें कुछ तो हिस्सा है ना, तो इनमें रिजर्वेशन पॉलिसी लागू हो सकती है, हो सकती थी, क्योंकि सरकार तो सभी की, जब हमने आर्टिकल 14 पढ़ा उसमें हमने क्या पढ़ा था, सभी के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाएगा, विधि के समक्ष सबको समानता दी जाएगी और विधियों का समान संरक्षण दिया जाएगा। तो उसके तहत अगर हम देखें जो फंडेड बाय गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होंगे, इनमें रिजर्वेशन पॉलिसी लागू की जा सकती थी। जो नॉन फंडेड है, नॉन फंडेड मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसने अपना स्कूल स्थापित किया, उसने सरकार से कोई मदद नहीं ली, तो वो अपने तरीके से स्कूल को चला सकता है ना, तो उसको हमने बोला नॉन फंडेड। तो हो सकता है भाई नॉन फंडेड वाला चाहे तो रिजर्वेशन दे चाहे ना दे, ये हो सकता था, लेकिन हमने ऐसा नहीं रखा है। हमने क्या किया है, ये हमने पहले तो देख लिया डिवीजन, लेकिन हमने क्या तरीका अपनाया है, हमने कहा है कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होंगे, चाहे वो फंडेड हो चाहे वो नॉन फंडेड हो, वो रिजर्वेशन पॉलिसी लागू नहीं करेंगे। अगर इच्छा, अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं, पर इन पर दबाव नहीं डाला जाएगा, ठीक है। लेकिन जो अदर इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो फंडेड हो चाहे वो नॉन फंडेड हो, यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी लागू होगी। तो लिख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, रिजर्वेशन लागू होगा, और यहाँ पे रिजर्वेशन लागू नहीं होगा, ठीक है। समझ में आई ये बात? यहीं पे हम एक चीज और समझेंगे, इसको नोट कर लो पहले। जब हम ये आर्टिकल 15(4) पढ़ते हैं ना,
तो हम एक और आर्टिकल की यहाँ पे इसको कोरिलेट करके देखेंगे, आर्टिकल 19(1)G। जब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 19 तब उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे। 19(1)G क्या कहता है? क्या कहता है? व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता 19(1)G कहता है। लेकिन यहाँ पे जो हमने ये पढ़ा है कि चाहे वो नॉन फंडेड हो या फंडेड हो, है ना, यहाँ पे अगर हम देखें जो नॉन फंडेड है, नॉन फंडेड मतलब कौन हुआ? कोई प्राइवेट संस्थान हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बोला कि चाहे वो नॉन फंडेड हो पर उसको रिजर्वेशन देना होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ 19(1)G पे आए तो 19(1)G क्या कहता है? अपनी रुचि के अनुसार, यानी यहाँ पे एक शब्द आता है जो अपनी रुचि। अपनी रुचि का मतलब क्या है? जैसा हम चाहें वैसा। तो यहाँ पे एक ये हो गया ना कि भाई नॉन फंडेड तो है आप, लेकिन आपको रिजर्वेशन पॉलिसी लागू करनी पड़ेगी। 19(1)G कहता है कि आपके ऊपर बाध्यता नहीं है, आप कैसे भी व्यवसाय अपना चला सकते हो, है ना। तो आगे एक बात आई है कि जो 19(1)G है उसमें जो रेस्ट्रिक्शंस दी गई हैं वो कहाँ लिखी हुई है? 19(6) में लिखी हुई है। तो 19(1)G पर जो सीमाएं लागू होंगी वो कौन सी लागू होंगी? केवल 19(6) की लागू होंगी। तो ये बात यहाँ पे लागू नहीं होगी। समझ में आई बात? फिर से समझें, इसको फिर से समझाते हैं। जब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 19(1)G तो इसमें लिखा हुआ है अपनी रुचि के अनुसार हम व्यवसाय कर सकते हैं, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, ठीक है। 19(1)G पर कुछ सीमाएं लागू होंगी, तो वो सीमाएं कहाँ लिखी हुई हैं? 19(6) में लिखी हुई हैं कि यदि आप 19(1)G के अनुसार अपना कोई व्यवसाय चलाते हो तो उस पर क्या सीमाएं होंगी? वो 19(6) में लिखी हुई हैं। अब कोई बोले कि हमको तो व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है अपनी रुचि के अनुसार, तो जैसे जो नॉन फंडेड है ये किसने स्थापित किए हैं? किसी प्राइवेट है, तो इनको भी अधिकार है कि ये अपने तरीके से चलाएं, इनको भी अधिकार है ये रिजर्वेशन देना चाहें या ना देना चाहें। तो कोई जो संस्था है वो इस आधार पर इसके खिलाफ नहीं जा सकती कि हमारे पास 19(1)G के तहत व्यवसाय की स्वतंत्रता है, ठीक है। समझ में आई ना ये बात? क्योंकि 19(1)G पे कौन से रेस्ट्रिक्शंस लागू होंगे? जो 19(6) में लिखी हुई हैं, ये अलग है उससे, ठीक है। इसको नोट कर लो, कहीं पर भी नोट कर लो कि 19(1)G पे कौन सी सीमाएं लगेंगी? जो 19(6) पे लागू है, ठीक है, जो 19(6) में लिखी हुई है। आगे बढ़े, इसको साफ कर दें, कर दें सारा साफ। यहाँ पे ना 3 केस के नाम लिख लो केवल, वो इससे मतलब रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में आरक्षण से संबंधित है। एक है TMA पाई फाउंडेशन केस, ये है 2002 में। फिर है इस्लामिक एकेडमी ऑफ PA एनामदार, इस्लामिक एकेडमी ये है 2003 और 2005। ये कभी कभी फैक्चुअल क्वेश्चन आएगा, उससे रिलेटेड है ये, बस और कुछ नहीं इसमें। साफ कर दें। ये हो गया हमारा आर्टिकल 15। क्या हुआ? तो आर्टिकल 15 का अगर हम क्या हुआ फिर से बोल दें,
PA इनामदार 2005। अब हम देखें, हमने देखो आर्टिकल 14 से 18 में जो समानता का अधिकार दिया हुआ है हमें, इसमें हमने 2 आर्टिकल पढ़ लिए हैं, पूरे पढ़ लिए। कौन कौन से? आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15। अब अगर हम एक चीज देखें, आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है, मोटा मोटी यही मतलब है इसका। और 15, 16, 17 और 18 में क्या दिए हुए हैं? इस 14 से रिलेटेड एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि किस आधार पर भेदभाव, किस तरीके से भेदभाव किया जा सकता है और किस तरीके से भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यानी 14 क्या है? एक तरीके से समानता के अधिकार का जो क्या है सिद्धांत जो है वो कहाँ पे हमें पढ़ने को मिलता है? 14 में पढ़ने को मिलता है। और 16, 17 और 18 इन चारों में हमें इसके क्या पढ़ने को मिलता है? इसके एप्लीकेशन पढ़ने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि 15 में हमने क्या पढ़ा? शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण, या 15(3) में हमने पढ़ा था कि महिलाओं और बच्चों के पक्ष में कोई भी विधि बनाई जा सकती है। तो ये एक तरीके से हो गया। ऐसे 16 में हम क्या पढ़ेंगे? 16 में हम पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट में आरक्षण, ठीक है। ये अभी हमने पढ़ा 15 में किसमें आरक्षण? शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण। और 16 में क्या पढ़ेंगे हम? एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार के क्षेत्र में आरक्षण, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट में आरक्षण, ये आउटलाइन है। फिर 17 में पढ़ेंगे अस्पृश्यता का उन्मूलन, 18 में पढ़ेंगे उपाधियों का अंत। साफ कर दें इसको, ये नोट हो गया होगा। अब हेडिंग डालो आर्टिकल 16। ठीक है, इसमें हमें कितने पढ़ने हैं? 16। जैसे अभी हमने 15(1), 15(2), 15(3), 15(4) और 15(5) पढ़े हैं, ऐसे ही हमें 16 में भी पढ़ने हैं। 16(5) तक ही पढ़ने हैं इसमें भी। 16(1), 16(2), 16(3), 16(4) और 16(5), ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 16(4). अच्छा, ये क्या है? 16(1) और 16(2) में क्या दिए होंगे? सिद्धांत दिया हुआ होगा। और 16(3), 16(4) और 5 में क्या है? एप्लीकेशंस हैं या अपवाद है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे समझ लो, 16(4) और 16(5) को 16(4) को कब जोड़ा गया है और इससे क्या क्या इसमें संशोधन कैसे किए गए हैं? एक बार इसमें किया गया 77वां संविधान संशोधन, फिर हुआ है 81वां संविधान संशोधन और फिर हुआ है 85वां संविधान, ठीक है। ये 16(4) से रिलेटेड है। 16(4) में भी 16(4)(a) और 16(4)(b), ठीक है। यहाँ पे लिख लेना इसको पहले, 16(4)(a) और 16(4)(b। आगे बढ़े तो पहले पढ़ लेते 16(1) में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। 16(1) में लिखा हुआ है कि राज्य अपने नागरिकों को राज्य के अधीन एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट में आरक्षण दे सकता है, ठीक है। समझ में आया क्या लिखा हुआ है? राज्य किसको? नागरिकों को राज्य के अधीन जो एम्प्लॉयमेंट होंगे, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार या नियोजन, जिनको हम बोलते हैं रोजगार या नियोजन, में आरक्षण दे सकता है।
देखो यहाँ पे हमें कुछ शब्द समझने हैं कि राज्य का मतलब क्या है, नागरिक क्या होते हैं और रोजगार नियोजन ये सब क्या है। तो हमने कल की क्लास जब हमने शुरू की थी तब हमने पढ़ा था राज्य का मतलब क्या होता है। आर्टिकल 12 में हमने एक आउटलाइन जब बनाई थी तब भी पढ़ा था। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी हुई है। तो राज्य किसको हमने बोला था, राज्य के लिए हमने बोला था संघ की कार्यपालिका और विधायिका, राज्य की कार्यपालिका और विधायिका और जिनको वे अधिकारी जिनको राज्य की तरफ से कुछ शक्तियां दी गई हैं उन सबको हमने राज्य माना था। ठीक है, समझ में आया? इसको साइड में नोट कर लो। राज्य का मतलब क्या है, राज्य का मतलब है संघ की कार्यपालिका विधायिका, राज्य की भी कार्यपालिका और विधायिका और स्थानीय प्राधिकारी। वैसे स्थानीय प्राधिकारी कौन से, जिनको राज्य की तरफ से कुछ शक्तियां दी गई हैं, इन सबको राज्य माना जाएगा। ये राज्य अलग है और ये वाला राज्य अलग है। ठीक है, ये स्टेट है और ये सेंटर है और ये क्या है, राज्य। इंग्लिश में तो स्टेट ही आता है लेकिन इस वाले राज्य का क्या मतलब है, पूरी सरकार की बात हो रही है, एक प्रशासन की बात हो रही है या एक जो विधि बनाने वाली संस्था है उसकी बात हो रही है। ठीक है, ये समझ में आया? देखो जो ये शब्द लिखा हुआ है ना राज्य, है ना, ये राज्य क्या करेगा। जब हम आर्टिकल भाग 3 जब हमने पढ़ा, पार्ट 3 पढ़ा, उसमें हमने क्या पढ़ेंगे उसमें कि राज्य क्या क्या काम कर सकता है, राज्य क्या क्या काम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो वो जो राज्य है उसका क्या मतलब है, इस राज्य का मतलब है कि सेंटर की जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है, जैसे कि विधानसभा राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, और साथ में कौन, मंत्री परिषद। ऐसे ही राज्य की कार्यपालिका और विधायिका, विधानसभा, विधान परिषद, मुख्यमंत्री। ठीक है, और ये फिर क्या है, स्थानीय प्राधिकारी, मतलब वैसे अधिकारी जिनको राज्य ने या जिनको सरकार की तरफ से कुछ अधिकार मिले हुए हैं उनको क्या माना जाएगा, एक राज्य माना गया। इसका क्या मतलब है कि जैसे हम भाग 3 में क्या पढ़ रहे हैं, मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि ये लोग हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ कोई काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ये राज्य, ये एक बड़ा सेंस है राज्य का और ये इसके पार्ट है। ठीक है, ये स्टेट है और ये एक बड़ा वाला राज्य है। ये कौन से स्टेट है, जो हमें 28 राज्य हैं, 8 यूटी हैं, ये वो वाला राज्य है और ये एक बड़ा शब्द है। ठीक है, अच्छा फिर क्या बोला गया 16 में, राज्य किसके लिए, नागरिकों के लिए। जब हमने भाग 2 पढ़ा था नागरिकता वाला, उसमें हमने समझा था कि नागरिक किसको बोला जाएगा, कौन नागरिक माने जाएंगे, पढ़ा था ना। तो हमने क्या पढ़ा था कि किसी देश में किसी भी समय कितने तरीके के लोग रह सकते हैं, नागरिक भी हो सकते हैं उसमें, विदेशी लोग भी हो सकते हैं उसमें, शरणार्थी भी हो सकते हैं उसमें। तो यहाँ पे 16(1) जो है वो किसके लिए है, केवल नागरिकों के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक शब्द बहुत जरूरी है कि जो 16 के तहत जो हमें अधिकार मिले हैं, जो मौलिक अधिकार 16 के तहत मिले हैं वो केवल नागरिकों के लिए हैं। जबकि अगर ध्यान हो तो हमने जब आर्टिकल 14 पढ़ा था तो इसमें हमने किस शब्द की बात की थी, यहाँ पे हमने व्यक्ति शब्द की बात की थी कि आर्टिकल 14 किसके लिए है, सभी व्यक्तियों के लिए है। वो व्यक्ति कौन हो सकते हैं, नागरिक हो भी सकते हैं और नागरिक नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये 16 किसके लिए है, केवल नागरिकों के लिए। ठीक है, ऐसे 15 भी किसके लिए था, केवल नागरिकों के लिए था। तो अगर हम क्या है, ये राज्य नागरिकों को रोजगार और नियोजन के क्षेत्र में आरक्षण दे सकता है।